हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑफ क्लास 12th का वीडियो नंबर 11। जी हाँ, 11वां वीडियो आ चुका है। और आज हम देखने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या होता है कि जब एक कैपेसिटर के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। बेटा, डाइलेक्ट्रिक आमतौर पे बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अपने आप में एक चैलेंज होता है डाइलेक्ट्रिक को समझना। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, इसका क्या इफेक्ट आता है क्या ये हमेशा से बहुत दिक्कत देता है। इजी C=ε0 A/d वाला मामला तो सबको पता है ना। सीरीज कैपेसिटेंस भी सबको पता है और उस पर हमने वीडियो भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लो। तो यहाँ पर बच्चों को उतनी दिक्कत नहीं आती, बट डाइलेक्ट्रिक बहुत परेशान करता है। इसीलिए बेटा ये वीडियो लेके आए हैं। तो सभी का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे और मेरा नाम वरुण। आप लोगों से काफ़ी प्यार मिल रहा है, बच्चे देख भी रहे हैं, बट हमेशा की तरह आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बेटा सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इससे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। कोई काम करते हैं और ऐसे में जब देखते हैं कि बच्चे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो और मन करता है कि और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में कि डाइलेक्ट्रिक है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। डाइलेक्ट्रिक बेटा आप ऐसे समझ लो, अभी तक जो हमने कैपेसिटर देखा है, कैपेसिटर कैसा होता है, ऐसे दो प्लेट्स होती हैं और इसके बीच में हवा होती है, खाली होता है ना। और इसमें हम देखते हैं कि इसका एक कैपेसिटेंस निकल के आता है जो कि होता है C=ε0 A/d। ये हमें पता है अभी तक। यहाँ पर A जो है वो है एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया क्या है प्लेट्स का, और D जो है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये हमें पता है, ठीक। और ये कैपेसिटर हमारे पास भी है। अब एज ए मैन्युफैक्चरर सोचो, अगर तुम्हें एक कैपेसिटर बनाना है तो तुम्हारे बनाए हुए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। क्या? डी क्या है? ये दूरी तुम कितना कम से कम रख सकते हो। तुम ये दूरी कितना कम से कम रख सकते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है सर, तो दूरी कम से कम करने के लिए बिल्कुल पास ले आओ, लेकिन चिपकाना नहीं है, वरना तो वो तो क्या हो जाएगा, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो चिपकाना नहीं है, तो तुम डी को छेड़ सकते हो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ा सकते हो, उसका साइज बढ़ा दो। इससे तुम्हें पता चलता है जितने बड़े साइज का कैपेसिटर उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। ये भी आइडिया लगता है। तीसरा जो तुम ये देख रहे हो ना, ये ε0, जी हाँ, यहाँ इसका भी एक रोल है। अभी एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 × 10⁻⁻12 लेके चलते हैं क्योंकि एयर रही है। अब हम ये देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर मैं इन दोनों प्लेट के बीच में एक अलग दिखने वाला एक पदार्थ डाल दूं जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। सर ये क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है? दोनों में से कुछ भी नहीं। ना ही ये कंडक्टर, ना ही इंसुलेटर और ना ही ये सेमीकंडक्टर है। ये तीनों में से कुछ नहीं है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा पदार्थ है जिसके पास एक बढ़िया प्रॉपर्टी है। क्या? कि ये चार्ज के फ्लो को तो नहीं होने देगा, ये चार्ज को बहने तो नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रोडक्शन को ये सपोर्ट करेगा। मतलब ये जो दोनों प्लेट है ना, इसको आप सटा दो इससे, ये प्लेट इससे टच हो गई, ये प्लेट इससे टच हो गई टच, लेकिन ये मेक श्योर करेगा कि यहाँ का कोई चार्ज उधर ना निकल जाए। ये चार्ज बहने नहीं देगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड को बोलेगा कि जाओ अंदर से। देखो, डाइलेक्ट्रिकल आर इंसुलेटिंग यानी नॉन कंडक्टिंग मीडियम नॉन कंडक्टिंग है तो वहां तो जा नहीं सकता। साथ के साथ ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड विदाउट कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रोडक्शन को कोई हैम्पर नहीं होने देगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें बढ़िया से फ्लो करेगी। जैसे इसमें आपने इसे चार्ज करा तो इसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव से नेगेटिव जो इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप होगी, ये ऐसे इसको सेटअप होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से डाइलेक्ट्रिक बोलेगा सेटअप हो जाओ मेरे अंदर से, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये चार्ज को नहीं फ्लो करने देगा, ये नेगेटिव को उधर पॉजिटिव में जाने ही नहीं देगा, है ना। तो ये है डाइलेक्ट्रिक। सर क्या हुआ इसको इसमें डाल दिया, यही हमें इस वीडियो में देखना है कि क्यों लगाया है।
ठीक है, आइए देखते हैं इसकी कहानी और देखते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या है। ठीक है, तो फर्ज करो अभी हमारे पास इस पे बाहर कुछ चार्ज है और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सिग्मा नॉट हम बोल देते हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स आउटसाइड। अब हुआ क्या कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक डालते की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गई, और मतलब डालने की वजह से क्या, चार्ज डालने की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो गई। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने नाम दिया ई आउटसाइड। ठीक है ना, ई आउटसाइड, या आप इसे प्यार से ई नॉट भी बोल सकते हैं, सिग्मा नॉट इन। ठीक, अब हुआ ये कि जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे सेटअप हुई। अब तुमको पता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिशन में मूव करता है, या ये कह लो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ मूव करता है ना। तो हुआ क्या कि इस प्लेट के अंदर, ये जो प्लेट तुमने डाली है, इस प्लेट के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो धीरे धीरे इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उसको धक्का लगेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इस पे कुछ फोर्स लगेगी और ये खिसक के इधर आना चाहेगा। मतलब फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज इधर, या तुम ये कह लो कि नेगेटिव चार्ज अपोजिशन में मूव करके यहां आ जाएगा। बताओ, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? इस पे जो फोर्स लगी है वो समझ गए ना, पॉजिटिव पे फोर्स लगी वो इधर आ गया, नेगेटिव पे इधर आ गया। अब क्या हुआ, अब भैया जब पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गए, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हो गया, चार्ज का, इंटरनल चार्ज का पोलराइजेशन हो गया, तो ये एक अंदरूनी इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो जाएगी। मतलब इसके अंदर खुद से एक उल्टी इलेक्ट्रिकल फील्ड, देखो ऐसा सेटअप हो गई। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, क्योंकि ये इंड्यूस हुई है, इंड्यूस होने का मतलब पैदा होना, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इंड्यूस शब्द आगे जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी में, EMI में तुम्हें ये बहुत देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो ये पैदा हुई है, इसलिए इसका नाम हमने ई इंड्यूस रखा, ई इंड्यूस, या आप इसको EI भी बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? तो हुआ क्या अभी तक की कहानी कि भैया आपने जैसे डाइलेक्ट्रिक डाला, डाइलेक्ट्रिक डालते के साथ ही चार्जेस का पोलराइजेशन हो गया और एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस हो गई इन दी डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर इंड्यूस हो गई। अब इससे हुआ क्या, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पे क्या इफेक्ट हुआ, या सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या हुआ, आओ देखते हैं। एक चीज और मान लेते हैं कि भैया इसमें जो चार्जेस, इनका पोलराइजेशन हुआ, तो जो चार्जेस की इसमें जो डेंसिटी थी, वो डेंसिटी को हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर वाले को हम सिग्मा आई मान लेते हैं। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पे क्या फर्क पड़ा, तो सर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर देखा जाए तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। अब दोनों देखो, आउटसाइड वाली इस तरफ लेफ्ट से राइट और इनसाइड वाली राइट से लेफ्ट, मतलब दोनों 180 डिग्री में है, मतलब माइनस होगी। जाहिर सी बात है, ई आउटसाइड ज़्यादा होगी, ई इनसाइड इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ई इनसाइड इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी कि वो बाहर वाले को टक्कर दे दे, ठीक है, उसकी वजह से पैदा हुई है, लेकिन इसमें अभी इतना बलबूता नहीं है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो इतने चार्जेस का पोलराइजेशन अभी नहीं कर पाएगा कि वो बिल्कुल बाहर वाले के बराबर चार्ज खड़े हो जाए और बोले कि बेटा जीरो कर देंगे तुम, इतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बनाएगा। तो ई नेट जो होगा वो होगा ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। क्या ये बात आप समझे? नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड अब घट गए। एक एग्जांपल से तुम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि फर्ज करो मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और मेरे को किसी ने लूट लिया, चोरी कर ली, और चोरी करने की वजह से मेरे पास से 8 रुपए की चोरी हो गई। तो अब मेरे पास 2 रुपए बचे, हाँ या ना? ठीक, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि मेरे पास 10 रुपए थे और मेरी पास से चोरी हो गई और मेरे पैसे 5 गुना कम हो गए, तो मेरे पास 2 रुपए बचे। देखो आंसर तो वही आ रहा है, तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। उसी तरीके से मैं इस इक्वेशन को
ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो ई नेट है वो ई आउटसाइड का के टाइम्स हो गया, घट गया। के क्या बता रहा है कि कितने गुना कम हो गया। देखो 5 क्या बता रहा है कि 10 कितने गुना कम हो गया, और बचा कितना, 2। आंसर सही नहीं आएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर ही है, बट यहां पर मैं बता रहा हूं कि ई आउटसाइड कितने गुना कम हो गया, और यहां बता रहे हैं कि आउटसाइड माइनस इनसाइड, मतलब यहां भी कम हो रहा है, लेकिन कितने गुना कम हो गया उसके लिए हमने के बोल दी। बात एक ही, बोलने का तरीका है। सर के क्या है? के है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के क्या है बेटा? के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम है। मतलब कि हमें ये बताता है कि जिस किस्म का डाई इलेक्ट्रिक आप डाल रहे हो, ठीक है ना, आप जो भी डाई इलेक्ट्रिक डाल रहे हो, पेपर डाल रहे हो, ग्लास डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो, वो कितने गुना जो इलेक्ट्रिकल फील्ड सेटअप हो रखी है उसको कम कर सकता है। ये के बताता है कि कितने गुना कम कर सकता है। अभी मैं के को भी समझाऊंगा, इसकी भी एक डेफिनेशन बनाएंगे। तुम यहां से याद करो के को कैसे लिख सकते हैं। के को यहां भेज दो, ई नेट यहां भेज दो। तो के को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड बटे जो अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो अब बची है रिड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो भी के बताता है। खैर एनीवेज, इस फॉर्मूले से तुमको एक बहुत ही बढ़िया बात पता चल रही है कि जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है बेटा वो घट जाती है। जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो घट जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड डाइलेक्ट्रिक घटा देता है। क्या ये बात समझे? तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड पे ये इफेक्ट है। अब कुछ सोचना ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक डाला नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड घटेगी, घट जाएगी। क्या ये चीज़ समझ है? आइए आगे बढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या इसका इफेक्ट जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर बेटा देखी जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इसका इफेक्ट देखने के लिए मैं ये इक्वेशन उठा सकता हूँ शुरुआत में कि मुझे पता है कि ई नेट कितना है। व्हाट इज ई नेट? ई नेट मुझे पता है, ई नेट है बेटा ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड, ये मुझे पता है। और मैं चाहूँ तो यहाँ से ई नेट का ये फॉर्मूला जो है ई आउटसाइड बटे के, इसको यहाँ रख सकता हूँ, यानी ई नेट विल बी ई आउटसाइड बटे के इक्वल्स टू ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। अब इसको अदला बदली करो तो ये मेरे को मिल जाएगा ई इनसाइड इक्वल्स टू ई आउटसाइड माइनस ई आउटसाइड बटे का के। चाहो तो इसको फर्दर ई इनसाइड इक्वल्स टू ई आउटसाइड 1 माइनस 1 बाय के भी लिख सकते हैं। अब मेरे को देखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इफेक्ट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पे इफेक्ट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर सरफेस चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या रिलेशन है? सर मुझको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है सर E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे E इनसाइड बन जाएगा बेटा सिग्मा इनसाइड बटे का एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, और E आउटसाइड बन जाएगा सिग्मा आउटसाइड बटे का एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दें, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, आपको एक शानदार फॉर्मूला मिलेगा सिग्मा इनसाइड इक्वल्स टू सिग्मा आउटसाइड 1 माइनस 1 बाई के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके पास एक और स्टार मार्क कर लीजिए, एक और बढ़िया से फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने इन दोनों पे इफेक्ट देखे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस पे और कैपेसिटेंस पे। तो 100 बात की एक बात, हमको ये पता है कि डेल्टा वी क्या होता है। डेल्टा वी अगर इस कैपेसिटर के लिए देखें तो जो ओरिजिनल डेल्टा वी नॉट था, मतलब जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, वो कितना रहा होगा? वो रहा होगा ई आउटसाइड टाइम्स डी। डी क्या है? जो बोलते हैं ना ई नॉट आर, मतलब ई डॉट आर। आर क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, इसको सो डी कह दी। ये है बेटा डी, ये है डी। तो अरे तो ये डी हो गया। लेकिन मैं निकालना चाहता हूं कि डेल्टा वी डैश, मतलब जो नया डेल्टा वी डैश है वो कितना होगा? सर वो क्या होगा? उसके लिए नई इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो नई इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी ई डैश टाइम्स डी लिखना पड़ेगा। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो नई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो नई इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो घट जाती है ई नॉट बाई के टाइम्स। तो मैं यहां पर
मैं यहाँ पर डेल्टा वी डैश लिख सकता हूँ ई नॉट बाय के टाइम्स डी। आप ये समझे, ये नई इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, इसको ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ई नॉट टाइम्स डी क्या था, ये तो ओरिजिनल पोटेंशियल था। इसका मतलब डेल्टा वी डैश नया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है पुराने पोटेंशियल डिफरेंस बटे के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड घट गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि मेन चीज के कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट आया, कैपेसिटर पे क्या इफेक्ट आया। तो ये सभी जानते हैं कि Q क्या होता है बेटा, CV होता है, हमें पता है Q इक्वल्स टू CV। तो अब हम C निकालना चाह रहे हैं कि C न्यू क्या होगा, मतलब C डैश क्या होगा, ये हो जाएगा Q बटे का V डैश, मतलब नया। ओरिजिनल C कितना था, ओरिजिनल C कितना था, ओरिजिनल C कितना था, ये था C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल रहा होगा। तो V डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा V डैश, डेल्टा V डैश, इसको क्या लिख सकता हूँ सर, ये लिख सकता हूँ डेल्टा V बटे के, डेल्टा V बटे के। आइए लिखते हैं इसको। तो बेटा C डैश हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा V और बटे का K बेटा ऊपर आ जाएगा। डेल्टा V क्या है, डेल्टा V ये है ओरिजिनल पोटेंशियल। ओरिजिनल पोटेंशियल किसके बराबर था, डेल्टा V नॉट। ये किसके बराबर था, E नॉट टाइम्स D के। तो बेटा C डैश हो जाएगा Q टाइम्स K और ये हो जाएगा E नॉट टाइम्स D, बेटा इसके बराबर हो जाएगा। अब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड को आउटसाइड वाली को हटाना है और कुछ रिप्लेस करना है ताकि ये फॉर्मूला आ जाए। तो बेटा कोने में इसको करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं इस ई नॉट की को यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँगा, जब इसको मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा Q बाई के और ई नॉट की जगह आ जाएगा Q और बटे का A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा। बेटा जो कट रहा है उसको काट दें, ये कट गया तो आपके पास बढ़िया जो नया कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A, अच्छा D लिखना भूल गए थे हम, यहाँ D ज़रूर लिख लीजिए, यहाँ D भी था। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे का D टाइम्स K। सर एप्सिलॉन नॉट A बटे D क्या था, ये तो ओरिजिनल था कैपेसिटेंस। तो जो नया कैपेसिटेंस आपको निकल के आया C डैश विल बी C ओरिजिनल टाइम्स K, मतलब बढ़ गया बेटा कैपेसिटेंस। देखिए कितनी बढ़िया और कितना मतलब अद्भुत चीज़ है डाइलेक्ट्रिक, कि इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड को घटाया। क्या करा डाइलेक्ट्रिक ने, अगर शॉर्ट में देखें तो डाइलेक्ट्रिक डालते के साथ ही क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, क्या क्या चीज़ें हमने देखने को मिली। डाइलेक्ट्रिक ने पहला इसने रिड्यूस करा है इलेक्ट्रिकल फील्ड को, फिर इसने रिड्यूस करा पोटेंशियल डिफरेंस को, और फिर इसने इंक्रीज करा कैपेसिटेंस को। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही है एक तरीके से समरी। और सिर्फ कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का काम नहीं करता, अरे ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी तो दे रहा है। भाई ये जो दो प्लेट है इसको क्या हवा में रखोगे क्या, ये ऐसे गिर गई तो, ऐसे गिर गई तो, बीच में डाइलेक्ट्रिक आने के साथ अब ये प्लेट फिक्स हो गई। और एक और बड़ा फायदा देखो, एक और बड़ा फायदा है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये प्लेट एक है, ये दूसरी प्लेट है, ये डाइलेक्ट्रिक है। अब मुझे मेक श्योर करना है कि दोनों प्लेट सबसे पास रहे। ज़्यादा पास ला नहीं सकता, ज़्यादा पास लाऊंगा तो चिपक ना जाए। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में डालते के साथ ही ये दोनों प्लेट सबसे पास हो गया। अब ये तो बहुत बड़ा फट्टा है, इतना बड़ा डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। आप इमेजिन करो ये एक पेपर जितना है, आप इमेजिन करो ये एक पेपर जितना है, ऐसे इमेजिन करो कि ये है डाइलेक्ट्रिक पेपर जितना। अब ये जब एक पेपर दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में आ जाएगा, बताओ पेपर की जो मोटाई है इतना मोटा है डाइलेक्ट्रिक, इससे ज़्यादा पास आ सकता है क्या? नाप भी नहीं कर सकते कि ये कितना मोटा है। सबसे ज़्यादा पास भी आ गया, कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। यहाँ का चार्ज यहाँ कंडक्ट नहीं होगा, ये वाला चार्ज यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे दी इसने,
मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है और मेक श्योर करता है कि कैपेसिटर में चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो याद रखो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी या मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है, और चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट होने से भी बचाता है कि चार्ज एकदम से वापस मिलकर न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो ये बढ़िया काम करता है आपका डाइइलेक्ट्रिक। अगर समझ आया सो टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल फील्ड घटी, डेल्टा वी घटा और नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने अभी आपको बताया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको ये बताता है कि कितने गुना नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कम हो गई। देखो देखो यहाँ देखो, ई नेट क्या है, ई नॉट बटे के। तो मैं क्या के को वहां ले जाके ई नेट नीचे लिख सकता हूँ। देखो मैं के इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, के विल बी ई नॉट बटे ई नेट, ऐसा के को लिख सकता हूँ। मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन गया जितनी ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल फील्ड थी और उसके बाद ये ई नेट क्या है जो रिड्यूस होने के बाद आई, जो रिड्यूस होने के बाद आई। तो देखो द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड on the placing the dielectric medium between the two charge plate is called dielectric constant of the medium। देखो आमतौर पे ये सीबीएसई डायरेक्ट नहीं पूछता, लेकिन एक एक नंबर में पूछ सकता है। और तुम्हें डेफिनेशन, मेरा डेफिनेशन लिखने में ज़्यादा टाइम ना जाए और तुम्हारे पास नोट्स बढ़िया बन जाए, इसलिए मैं इसको पहले से ही लगा के रखता हूँ। तो तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। बेटा के की वैल्यू याद रखो हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, 1 से छोटी हो सकती है क्या के की वैल्यू। देखो ये ई नॉट है, ये ओरिजिनल और ये रिड्यूस्ड। सोचो ये ज़्यादा ये कम, तो वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तुम 1 के बराबर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ई नेट कैसी हो जाए, मतलब तुमने डाइइलेक्ट्रिक डाला ही नहीं, ई नेट ई नॉट के बराबर है, तो जब डाला ही नहीं तो 1 के बराबर कैसे। क्या ये बात समझे? मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। ई नेट ई नॉट के बराबर आ जाए, ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ई इंड्यूस कर ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो ये 1 के बराबर लाने का मतलब बेकार बात है, क्यों करा जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा इसकी 1 से ज़्यादा होगी। वाटर की वैल्यू के की बेटा 80 होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेटल की ये वैल्यू इन्फानाइट होती है, मेटल की वैल्यू इन्फानाइट होती है। क्यों इन्फानाइट होती है सर मेटल की वैल्यू इन्फानाइट इसलिए होती है क्योंकि जब भी आप दो पैरेलल प्लेट के बीच में, मान लो तुमने डाइइलेक्ट्रिक के नाम पे एक मेटल की प्लेट डाल दी, हालांकि ऐसा नहीं करा जाता, मेटल की प्लेट नहीं डाली जाती क्योंकि अगर ये टच हो गई तो सारा का सारा चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी ने यहाँ पर कॉपर की एक प्लेट डाल दी, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि बेटा जो आउटसाइड चार्ज है जो सेटअप हुआ था ये अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मेटल की प्लेट डालने के बाद इस मेटल की प्लेट में इनफाइनाइट बिलियंस ऑफ चार्जेस हैं, इसके बाद चार्जेस की कमी नहीं है। तो ये बाहरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बनेगी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस मेटल प्लेट के अंदर पोलराइजेशन करेगी, और पोलराइजेशन करने के लिए चार्ज यहाँ से यहाँ जाएंगे और इसके पास तो चार्ज की कमी नहीं। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भैया जितना चार्ज मेरे पास है सारा झोंक दूंगा मैं, मतलब एक माइनस इधर और प्लस इधर, फिर माइनस इधर प्लस इधर, फिर माइनस इधर प्लस इधर, फिर माइनस इधर प्लस इधर, सारा चार्ज इसने यहाँ झोंक दिया। यानी एग्जैक्टली जितनी बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड है उतनी इसने अंदर बना ली। क्यों? क्योंकि चार्ज की तो कमी है नहीं भाई पे। तो देखो जितनी इधर उतनी इधर, जितनी इधर उतनी इधर, जितनी इधर उतनी इधर, जितनी इधर उतनी इधर। मतलब अगर बाहर से तुम ई नेट देखोगे तो ई नेट तुम्हें इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, गायब कर देगा ये। जितनी बाहर उतनी अंदर। देखो बाहर बाहर कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं तुम्हें इसके अंदर, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। मतलब ई जो है वो आपका ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होगा। और पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। डेल्टा वी जो है बेटा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जितना पोटेंशियल यहाँ था उतना पोटेंशियल यहाँ बन जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब तुम समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? के क्या बताता है कि भैया तुम कितने गुना रिड्यूस कर देते हो ई आउटसाइड को, कितने गुना रिड्यूस कर सकते हो। ये
इनफाइनाइट टाइम्स रिड्यूस कर देता है। ये कहता है कि तुम जितनी, मैं इतने गुना रिड्यूस कर दूंगा कि जीरो कर दूंगा, मतलब किसी चीज को जीरो करना है तो इनफाइनाइट टाइम्स रिड्यूस कर दिया, जीरो हो जाएगा। इसलिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मतलब अगर एक तुमने कॉपर की कंडक्टिंग प्लेट लगा दी तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, मतलब सी ऑफ मेटल प्लेट हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम्स बेटा बढ़ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, मेटल का स्पेशल केस है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई तो टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। देखो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब औकात डाई इलेक्ट्रिक की, कि कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड वो झेल सकता है। ठीक है, पोलराइजेशन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन एक हद तक ही कोई भी एलिमेंट काम कर सकता है। उसके ज़्यादा काम करवाओगे तो हो जाता है ना, फ्यूज उड़ जाता है, तो वही होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड एक डाई इलेक्ट्रिक जो झेल सकता है उसी को आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। बेटा एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे गिवन है, तो मतलब ये है कि कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी बकबक झेल सकता है डाई इलेक्ट्रिक, ये वही है। क्या आप ये बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। अब तुम्हें बढ़िया से समझ आएगा, बेस से लेके हायर लेवल जेईई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या है हमारे पास, ये कह रहे हैं टू कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफराड। दो कैपेसिटर हैं, दोनों का कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफराड है। कैसे कनेक्ट करा है? सीरीज में कनेक्ट करा है, मतलब ऐसा कनेक्ट कर दिया। मतलब ये तो अब तुम्हें पता ही चल गया होगा कि जो सी नेट है वो इसका आधा हो जाएगा, यानी 20 माइक्रोफराड आएगा। वैसे पूछा है क्या इसने? नहीं पूछा। कह रहा है नाउ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज नाउ हैव बीन फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ वन ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, किसी एक प्लेट के बीच में ये कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका के जो है वो 4 है, तो जाहिर सी बात है के 4 है तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 100, मतलब 4 चौक 16, यानी ये हो जाएगा 160 माइक्रोफराड, और अगला तो आपका 40 माइक्रोफराड ही रहेगा। कह रहा है फाइंड आउट द नेट इक्विवेलेंट। बताओ नेट निकालना भाई, 160 और 40 का, तो नेट जब सीरीज में होता है तो कैसे निकालते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 160 इंटू 40 अपॉन 160 प्लस 40, यानी ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा 200, और ऊपर है 16 इंटू 4, 16 इंटू 4। मैंने क्या करा, क्या मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बच्चों को डिफ़िकल्टी ना हो। मैंने इन दो से ये दो हटा दिया, ठीक है। तो 32 32 64, 64 का भी आधा कितना हो जाएगा? 16 ही हो जाएगा। समझ गए ना? 16 चौक कितना हो जाएगा? 64, और ये आ जाएगा 2, यानी 2 3 6, और ये 32 माइक्रोफराड। देखो 32 माइक्रोफराड इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखता हूँ ये सारी वैल्यू माइक्रो में है, और एंड में मैं माइक्रो लगा देता हूँ। ठीक है ना, आप इसका ध्यान रखिए, 32 मत लिख देना, 32 फराड बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट भाई। आई होप समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर विद इनिशियल कैपेसिटेंस 1000, एक कैपेसिटर है जिसका इनिशियल कैपेसिटेंस 1000 माइक्रोफराड है। अ कंडक्टिंग प्लेट विद a conducting plate having almost the same thickness as the space between the plate is now put between the capacitor. Find the new capacitance. कितना हो जाएगा? कंडक्टिंग प्लेट अभी बताया ना, C कितना हो जाता है भाई? इनफाइनाइट टाइम्स हो जाता है। C कितना हो जाता है? इनफाइनाइट टाइम्स, K टाइम्स बढ़ जाता है, और एक मेटल प्लेट के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अभी बताया था, तो C भी इनफाइनाइट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है बहुत बेसिक क्वेश्चन जो सीबीएसई लेवल के हैं। आइए देखते हैं कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, जेई में, नीट में और सीबीएसई में भी आते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या है, ध्यान से देखो। हमें ये पता चला है, ये हमने देखा कि आपके पास कोई भी कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर हो, आपके पास कोई भी कैपेसिटर, मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ठीक, और आपने इस कैपेसिटर में
आपने इस कैपेसिटर में इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था प्लेट्स का वो A था, और जो टोटल डिस्टेंस था बिटवीन द प्लेट्स वो D था, और आपने उसी साइज का एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपने देखा कि जो C आ जाता है, यहाँ पर C आ जाता है, वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट A/D, ये आ जाता है, ये आ जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2D डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मतलब सामने से दिखा रहा हूँ, सामने से। अगर इसका 3D डायग्राम देखोगे तो याद रखो, ये प्लेट्स बेटा, ये प्लेट्स ऐसे हैं, ये प्लेट्स ऐसे हैं। बच्चों को ना समझने में भी दिक्कत होती है, ये ऐसे है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये भी ऐसा ही है भाई, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, चौड़ा पीछे तक, ये भी ऐसा ही है, समझ रहे हो, ये भी ऐसा ही है। ये 3D डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभार बच्चों को ना समझ नहीं आता कि ये कैसे डाला हुआ है। तो ये ऐसे डाला हुआ है भाई, ये पता होना चाहिए आपको, ये ऐसे डाला हुआ है, ठीक है ना, ये ऐसे पूरा डाला हुआ है। तो ये पूरा 3D डायग्राम है, और ये ग्रीन तो आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है ना। तो ये केस हमने देख लिया कि कभी भी ऐसा हो तो आंसर C एप्सिलॉन नॉट A/D आ जाता है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक की। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और आपने डाइलेक्ट्रिक के नाम पर ये आपका कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर, और आपने पूरी तरीके से कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, आपने कुछ T थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक इसमें डाल दिया। ओरिजिनल जो डिस्टेंस था वो तो D ही है, एरिया भी A है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ हवा है कुछ भी हो सकता है, यहाँ हवा भी हो सकती है, यहाँ पर एक और K2 टाइप का डाइलेक्ट्रिक डालो, कुछ भी डालो, तो पार्शियली फिल्ड करा है, पूरी तरीके से नहीं करा है। तो यहाँ पर ये बोलना कि यहाँ भी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D होगा, ये सही नहीं होगा। तो हमको ये केसेस समझने कि इन केसेस में क्या होगा। तो ये है आपके पास केस पार्शियली फिल्ड, ये कैसा है, पार्शियली फिल्ड। इसको हमें समझना है कि इन केसेस में क्या होगा। मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा कि एक ही सवाल 3 तरीके से कैसे कराया जाता है। और ये कैसा है, ये है कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या होता है पार्शियली का केस। कंप्लीटली में तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं पार्शियली फिल्ड क्या होता है। पार्शियली फिल्ड पहला मेथड देखो, आपको बेसिक मेथड एग्जाम में आया, CBSE में आया, आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो क्या है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, प्लस माइनस चार्ज आ रखा है, एरिया ऑफ प्लेट्स A है, दोनों की दूरी D है, और T थिकनेस वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है वो बीच में डाल दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया C इक्विवेलेंट बता दो कितना, ठीक है। तो बेसिक तरीका ये कहता है कि जैसे हमने कैपेसिटेंस पे जो नेटवर्क हमने निकाला है, हम उसी तरीके से चलें और चल के हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिखूँ डेल्टा V, देखो मैं C = Q/ΔV में इसको रखने वाला हूँ, तो मुझे डेल्टा V चाहिए कि कितना हो जाएगा, तो मैं डेल्टा V निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे पता है डेल्टा V कितना होता है, E.R होता है, माइनस का साइन आता है, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड घटती है, पोटेंशियल घटता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में, ये बताता है। लेकिन यहाँ पर मेरे को डेल्टा V निकालना है, तो डेल्टा V अब कितना होगा, तो ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर 2 ही सेक्शन देखने को मिल रहे हैं, एक ये हवा वाला सेक्शन जहाँ हवाई हवा है, और जहाँ ये डाइलेक्ट्रिक है। अगर कोई मुझसे पूछे डाइलेक्ट्रिक कितने लेंथ में है, तो T लेंथ में, और ये हवा का लेंथ कितना है, तो सर इस पूरे में से ये T माइनस कर दो, उतनी यहाँ पर लेंथ हवा की है। तो मेरे को जो डेल्टा V देखने को मिल रहा है उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ये पता है कि सर डाइलेक्ट्रिक डालते के साथ ही जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो K टाइम्स घट जाती है। मतलब इसके अंदर अगर बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड E0 है हवा में, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड E0/K हो जाएगी, और यहाँ तो E0 ही है, बाहर हवा में E0 ही है। तो मैं इसी के बेसिस पे एक रिलेशन बनाता हूँ डेल्टा V का, कि जो डेल्टा V मेरे पास होगा यहाँ पर वो कितना होगा, वो होगा देखो E0 जो आउटसाइड वाली है, E0, और डिस्टेंस कितना है आउटसाइड वाली का, डिस्टेंस है D - T। इस D में से T हटा दो तो बेटा ये दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा D - T।
और ऐड कर देते हैं ये वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी ई नॉट बाई के टाइम्स थिक, दूरी कितनी है बेटा, टी है। तो मेरे पास ये डेल्टा वी आ गया है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस इतना आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है क्या होता है, मुझे पता है सी क्या होता है, सी होता है सर क्यू बाय डेल्टा वी, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू बाय डेल्टा वी की जगह पूरा ये लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको ई नॉट टाइम्स डी माइनस टी प्लस टी बटे के लिख सकता हूँ? देखो ई नॉट का क्या कॉमन ले लो तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ जाएगा। वेरी गुड सर, ये आ जाएगा। अब तुमको क्या पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, ई होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, और ये एप्सिलॉन नॉट। तो मैं ई की जगह, ई नॉट की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कर सकते हैं सर। तो सर सी आ जाएगा क्यू अपॉन, और ई नॉट की जगह आ जाएगा क्यू, और ए एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, और यहाँ मिल जाएगा आपको डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपको पूरा एक फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ से आप Q से Q को निपटा दीजिए, तो जो फाइनल C आपको मिलेगा, C विल बी एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आपको फाइनल कैपेसिटेंस मिल जाएगा। देखिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अब एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी नहीं हो रहा, या के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी नहीं हो रहा, अब एप्सिलॉन नॉट ए बटे कुछ ये आ रहा है। सो दिस इज द तरीका, बहुत आसान तरीका है जिससे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। इससे आसान कुछ और हो नहीं सकता। तो ये आप बढ़िया से CBSE के सवाल में आप लगाओ, सारे क्वेश्चन आप इस बेसिस पे करो, आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, मतलब आप इस पूरे सिनारियो को एक और तरीके से सोच सकते थे। ये समझ आया? अब देखो एक और तरीका, इस पूरे डायग्राम को, ये जो आपके पास डायग्राम था कि आपके पास दो प्लेट्स हैं और बीच में उसने कहीं एक ये कैपेसिटर ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। इसकी थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कितना है, के है। जो टोटल दूरी है बिटवीन द प्लेट्स बेटा वो डी है, ठीक है। और दूसरी जगह आपके पास सिर्फ हवा है। हवा की ये जो दूरी है ये है डी माइनस टी, क्योंकि ये जो दूरी है वो टी है, ये वही प्लेट है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसा है। ये कहीं बीच में रखिए, मैंने साइड करके दिखा दिया, है ना, समझने में ऐसा नहीं होगा। अब ये आपके पास आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसा भी देख सकते हो कि आपके दो पॉइंट्स निकले हुए हैं, है ना, दो टर्मिनल हैं ए और बी। अगर आप इसका इक्विवेलेंट बनाने का सोचो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि एक ए पॉइंट ये रहा, ऐसा लग रहा है कि एक ए से लेके बी में दो कैपेसिटर लगे हैं। एक लगा है जिसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है और एक जिसके बीच में हवा है। मतलब ये कुछ ऐसा सा प्रतीत हो रहा है, ये कुछ ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। ये रही आपकी प्लेट, ये रही आपकी दोनों प्लेट, और ऐसा लग रहा है कि दो कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर है ये, जिसका ये है के टाइम्स ये, और दूसरा कैपेसिटर है ये, जिसके में ऐसा हवा है, जिसके बीच में ऐसा हवा है। देखो कुछ ऐसा लग रहा है बी, मतलब एक का कैपेसिटेंस मान लो C1 है और एक का कैपेसिटेंस C2 है, और दोनों सीरीज में लगाए हुए, ऐसा लग, ऐसा भी सोच सकते हो ना, ऐसा भी सोच सकते हो इसको। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने पे आऊं तो C1 C2 की वैल्यू निकालो। क्या वैल्यू होगी, देखो C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, C1 की वैल्यू, सर इसमें तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, K टाइम्स ऑफ C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बटे का D। देखो एरिया तो सेम ही है, एरिया तो सेम ही है, लेकिन D कितना है, D तो इसका T है, तो बटे का T लिख सकते हैं। ऐसे ही C2 बताओ, सर C2 को क्या बोल सकते हो, सर K एप्सिलॉन नॉट A बटे का, सर ये दूरी कितनी है, ये, सर ये दूरी तो D माइनस टी है, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D की जगह मैं D माइनस टी लिख दूंगा, D माइनस टी। अब बेटा ये दोनों सीरीज में है, सर सीरीज में अगर होते हैं तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सीरीज में सॉल्व करने का क्या तरीका है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। आओ इसको रखते हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 कितना है, C1 है K एप्सिलॉन नॉट A और बटे का T बेटा ऊपर जाएगा, प्लस में C2 कितना है, ये है K एप्सिलॉन नॉट A और बटे का
डी माइनस टी ऊपर जाएगा, ठीक है। अरे मैंने दोनों में के ऐड कर दिया क्या? ओह सॉरी, मैंने यहाँ के क्यों कर दिया भाई, यहाँ तो हवा है ना कोई नहीं, करा तो ठीक था, क्या दिक्कत है। हाँ, के की वैल्यू यहाँ पर हवा के लिए 1 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही करा, के की वैल्यू हवा के लिए 1, ठीक है ना। अरे सर गलती बता रहे हो, अभी डिसलाइक मारता हूँ ठीक है ना, के की वैल्यू हवा के लिए 1 है भाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, ठीक है। एनीवेज आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा के, और यहाँ पर के की वैल्यू 1 थी भाई, तो इसलिए ये हट जाएगा, इसलिए ये हट जाएगा, ये है। आइए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ टी बाई के ही बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा भाई, ये आ जाएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट क्या आया, आइए लिखते हैं। तो सी इक्विवेलेंट आया, इसका इन्वर्स मारिए, एप्सिलॉन नॉट ए बटे का, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अरे एक सेकेंड, अरे 1 क्यों आ जाएगा, डी माइनस टी लिखा है यार, क्या हो गया भाई, ये गलती क्यों हो रही है। एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, तो ये डी माइनस टी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए एलसीएम ले लिया, तो ये 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी माइनस टी ही बचेगा, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपको, दिखा, देखिए ये एक सीरीज वाला मेथड है, बहुत बेसिक मेथड है ना। अब ये मेथड जो हमने ये देखा है, हमने देखिए एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, सेम आंसर आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है करने का, आप सीबीएसई में कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एक और बहुत गजब तरीका बताता हूँ आपको, गजब तरीका, मेथड 3, गजब तरीका, गजब तरीका। ये तरीका मतलब आप विद इन 10 सेकेंड्स आंसर बता दोगे, विद इन 10 सेकेंड्स। मैं कह रहा हूँ एक डाइलेक्ट्रिक क्या 10 डाइलेक्ट्रिक डाल दे, कैसे भी डाल दे, आप बता दो। देखो आपको क्या गिवन था, ये था, ऐसा कुछ गिवन था, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के थिकनेस टी, और ये टोटल डी है, ये डी माइनस टी आया था, यही तो आपको कह रहा है, मैं कह रहा हूं आप एक सिंपल तरीका याद करो। देखो C क्या होता है, C होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये होता है। अब सुनो, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा ऐसा बड़ा बड़ा ऐसे डाला है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही होता है। हाँ सर सेम ही होता है भाई, पूरा लंबा लंबा ऐसा पूरे में डाल दिया ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही है ना। इसका मतलब ऊपर जो लिख रहे हो उसको तो आप एज इट इज ही लिख दो। चेंज आता है डी में, इसकी लंबाई जो है वो टी है और ये डी माइनस टी। तो इसको लिखने के लिए आप सिंपल एक तरीका याद करो, वो क्या, वो ये है, वो है लंबाई बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नीचे सभी की लंबाई प्लस मतलब बटे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, यहां देखो लंबाई कितनी है T, बटे का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, प्लस लंबाई कितनी है सर D माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का क्या होता है 1, तो 1, यानी इसको चाहो तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे D माइनस टी प्लस टी बाई के आ गया। बताओ वही तो आ गया जो पहले था, वही तो आ गया, क्या दिक्कत, डायरेक्ट आ गया, ठीक। तो ये तरीका गजब तरीका है, आपको हमेशा काम करेगा। अगर मान लो उसने ऐसे नहीं भरा, ऐसा आधा भरा है, मान लो आधा आधा भरा है और लंबाई सेम है, तो लंबाई सेम रखो, एरिया को चेंज करो, एरिया को वैसे लिखो, समझे। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आपके पास तीनों तरीके बढ़िया से मैंने बताया, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3। आइए इसके बेसिस पे कुछ सवाल देखते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, एन एयर कोल्ड कैपेसिटर ऑफ प्लेट ए एंड सेपरेशन डी हैज अ कैपेसिटी C। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है एक डाई इलेक्ट्रिक डाला हुआ है जिसकी थिकनेस T1 और T2 है, और
A separation D has a capacity. Two dielectric slabs inserted between the plates in the manner as shown. दो डाइलेक्ट्रिक आपके डाले हुए हैं, टोटल डिस्टेंस D है, इसकी वैल्यू K है और इसकी भी K, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इन इट, इसका कैपेसिटेंस बताना है कितना होगा। बड़ा आसान है, देखो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बटे, क्या करना है, जो लंबाई है वो बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लंबाई कितनी है T1, तो T1 बटे K, मान लो ये K1 है ये K2 है, अलग अलग मान लो, मान लीजिए K1 है ये K2 है, तो T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2। अब बताओ हवा कितने में है सर, इस टोटल D में से T1 प्लस T2 माइनस कर दो तो ये खाली ये एरिया आ जाएगा हवा का, ये लेंथ आ जाएगी, यानी D माइनस T1 माइनस T2, ये कुछ नहीं है, D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 है बटे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हवा 1 होता है, तो सर 1। बेटा फाइनल आंसर ये होगा, चेक कर लेना आराम से, पूरे तरीके से करके देख लेना, आपका फाइनल आंसर यही आएगा, यही आएगा, बताओ। और इसको तुम करो CBSE के तरीके से, जैसे मतलब तुम चाहो तो इसे 2 कैपेसिटर भी मान सकते हो या 3 कैपेसिटर भी, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर हवा, 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। सॉल्व करके देख लेना, आंसर यही आएगा। क्या बात समझे? सो दैट इज हाउ यू डू इट। इतना जल्दी देखो सवाल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज अ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। कह रहा है द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V, मतलब एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसका प्लेट एरिया A है, जो थिकनेस है वो D है। आपको कह रहा है द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करा, मतलब इसको चार्ज कर दिया, चार्ज करा तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू D/2, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव। अच्छा, तो इसमें ये कह रहा है कि चार्ज बता दो कैपेसिटर पे, अच्छा सिंपल पहले चार्ज बताना है, ठीक है। तो पहले तो कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, तो सर हमको पता है Q क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला क्या इसमें, प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D बिटवीन द प्लेट, द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ V, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बस यही पूछा है, चार्ज बता दो। तो भैया कैपेसिटर पे चार्ज होता है Q इक्वल्स टू C डेल्टा V, ठीक है। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बटे D टाइम्स डेल्टा V, ये चार्ज है भाई, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इतना चार्ज होगा भाई कैपेसिटर पे। फिर क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज टू D/2, प्लेट को और पास ले आया, D/2 कर दिया, ठीक है। फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। अब क्या हो जाएगा भाई, इसको D/2 कर दो, तो अब जो नया चार्ज आ जाएगा Q न्यू जो आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बटे D/2 टाइम्स डेल्टा V, ये हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा, डेल्टा Q कितना आएगा बेटा, वो आएगा Q न्यू माइनस Q, मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D डेल्टा V, यही आएगा ना। दो देखो 2x में से x घट गया तो x ही बचेगा, तो ये आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ये है, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द पॉजिटिव प्लेट, तो इतना एक्स्ट्रा चार्ज पॉजिटिव प्लेट देगी, तो दिस इज योर आंसर, इजी पीजी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। टू पैरेलल प्लेट of area A are separated by two different dielectric as shown, the new capacitance will be, नया capacitance बता दीजिए। एरिया ऑफ प्लेट आपको दे रखा, आप ध्यान से देखो, एक का K1 एक का K2 और डिस्टेंस जो है आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लो, अब आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, मैं अब ट्रिक से नहीं, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपके ध्यान में रहें। तो ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है दो कैपेसिटर हैं सीरीज में A और B पॉइंट पे, इसमें K इक्वल्स टू 1 है, इसमें K इक्वल्स टू 2 है, ये C1 C2 है, तो सर C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और अच्छा D कितना है, D/2 है, तो ये D/2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, और K की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, और C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K टाइम्स, K कितना है 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये C1 C2 कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हम एप्सिलॉन नॉट A बाई D को x मान लें।
अगर मैं इसको x मान लूँ तो C1 बेटा आ रहा है 2x और C2 आ रहा है 4x। अब ये दोनों कैसे है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 बाय C1 प्लस C2, यानी 2x टाइम्स 4x टाइम 2x प्लस 4x, यानी 8x स्क्वायर बाय 6x। x ये गया तो आंसर आया 4/3। 4/3 है भी हमारे पास, अच्छा है। और x की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट a/d, सो दैट इज योर C इक्विवेलेंट 4/3 एप्सिलॉन नॉट a/d। सो दिस इज योर आंसर, 4/3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d, दिस इज द आंसर। आई होप ये समझ आया हो। ठीक है, सीरीज में है तो सीरीज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो ये अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन दे दिया। ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्स क्या ही पूछेगा। यहाँ K1 की वैल्यू 4 है, K2 की वैल्यू 3 है और K3 की वैल्यू 6 है। डिस्टेंस बेटा d/2 और ये डिस्टेंस भी d/2 है, और ये एरिया a/2 और ये एरिया a/2, ये आपको दे रखा है। ऐसे ही एक और कैपेसिटर है जिसमें K1 की वैल्यू 1, K2 की वैल्यू 3 और K3 की वैल्यू 6 है, और ये बेटा d/3 है, ये भी d/3 है, ये भी d/3 है, और ये आपके पास एरिया है, एरिया A, ये दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। बेटा ये P है, ये Q है, ये भी P है और ये Q। दोनों सवाल आपको दे रखे हैं, वैल्यू आपको दे रखी है, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखो, तो इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ध्यान से देखो, मैं इसको जनरल तरीके से करके दिखाता हूँ। इसको अगर मैं देखूँ, इस फिगर को अगर मैं देखूँ, तो मैं इस फिगर को देखो, मेरे को क्या दे रखा है, ये है P, मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, समझना अभी समझना, मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ। ये रहा, इसमें K की वैल्यू 4 है और इसमें K की वैल्यू 3 और इसमें K की वैल्यू 6 है। ये d/2 है और ये भी d/2 है। ठीक है, और ये a/2 है और ये a/2 है, ऐसा दे रखा है। अब मैं इस पूरी फिगर को आसान करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखूं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो बताओ ये तुम्हारे लिए आसान बन गया पूरा का पूरा मामला, ये आसान हो गया। अब इसको अगर तुम देखो तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाओगे। देखो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है इसको देख के कि एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, और इसमें ध्यान से देखो, इसमें ऐसा लग रहा है कि दो कैपेसिटर तो ऊपर सीरीज में है, मतलब C1 और C2, ये तो ऐसा सीरीज में है, और एक कैपेसिटर इनके पैरेलल में C3 ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसे ही तो दे रखा है, ऐसा ही तो लग रहा है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। C1 की वैल्यू बताओ भाई, C1 कितना होगा। C1 मान लो ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो अब C1 बताओ कितना होगा। C1 कितना होगा सर, C1 होगा K टाइम्स C, याद रखो कितना होता है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। आओ मैं इसको रखता हूँ, C1 कितना होगा सर, C1 होगा K टाइम्स यानी 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, A कितना है a/2 और D कितना है d/2, तो d/2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये आपको मिलेगा C1। ऐसे C2 बताओ कितना है, C2 है सर 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A, कितना है a/2 और D कितना है d/2, 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट a/d। ऐसे C3 बताइए, C3 कितना है सर, C3 है 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, 4 दे रखा है ना, 4 दे रखा है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, A कितना है a/2 और D कितना है d/2 प्लस d/2, यानी टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ इसकी D है, d/d। इसको काटो 2 से बेटा, ये 2 चला गया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, ये मिल जाएगा। अब कुछ नहीं करना, लेट कर लो एप्सिलॉन नॉट a/d इज x, तो आपको दो कैपेसिटर 3x 6x और 2x दे रखा है।
3x और 6x सीरीज में है। सीरीज के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? सीरीज के लिए आपको, अगर आप C12 को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको फॉर्मूला लगाना है आपको 3x इंटू 6x अपॉन 3x प्लस 6x। सॉल्व करोगे तो 2x आ जाएगा। 3 6 18, 6 3 9, 9 दूनी 18, तो ये 2x आ जाएगा। अब क्या बन गया? अब ये ऐसा बन गया, अब ये ऐसा बन गया, अब ये ऐसा बन गया कि 2x और नीचे 2x, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 2 + 2 यानी 4x आ जाएगा। 4x का मतलब फाइनल आंसर होगा आपका 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे देखो एक और सवाल है कि 1 3 6, ये क्या लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि तीनों सीरीज में लगा रखे हैं, इसके आगे ये फिर ये, तो तीनों को सॉल्व करना है तो तीनों की वैल्यू निकालो। आओ निकाल देते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। क्या होमवर्क देंगे तुम्हें, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है ना? तो इन सब का ध्यान से देखो, एरिया तो सेम ही है, डिस्टेंस जो है वो शायद d/3 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 है। डिस्टेंस d/3 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 और 1 3 6 1 3 6 1 3 6 ऐसा लगा रखा। अरे 6 ऐसा लगा रखा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो तीनों सीरीज में ऐसा लग रहा है, तीनों कैपेसिटेंस है। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो तीनों सीरीज में लगा रखे हैं। तो C1 C2 C3 की वैल्यू निकालो भाई, फटाफट निकालते हैं। C1 कितना हो जाएगा? C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D और बटे का 3 ऊपर। C2 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/D और बटे का 3 ऊपर, और 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 3 से गुणा कर लो, यानी 9 एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये था 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। और C3 कितना आ रहा है? C3 कितना आ रहा है? ये आएगा 6 एप्सिलॉन नॉट A/D बटे का 3 ऊपर, यानी 18 एप्सिलॉन नॉट A/D। लेट x इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, मतलब आपको मिल जाएगा 3x 9x और 18x सीरीज में देखो 3 9 और 18। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो? सिंपल, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3x प्लस 1/6x प्लस 1/18x, सॉरी 6 नहीं है 9 है, तो इसमें 18x एलसीएम ले लो। ये कितना बचा? 3 6 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, मतलब C इक्विवेलेंट विल बी 18x/6 7 8 9, यानी 2x, यानी 2 एप्सिलॉन नॉट A/D इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपको अच्छा लगा क्वेश्चन देख के। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब is inserted between the plate. What will be the effect on capacity, charge, potential difference, electrical field, energy stored, and justify your answer. ये क्वेश्चन अपने आप में एक केस है बेटा, एक केस है। आप जो नेक्स्ट वीडियो देखोगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम यही ऐसे ही केसेस देखेंगे कि क्या होता है कि जब एक कैपेसिटर को, देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इससे एक बैटरी 24 घंटे कनेक्टेड रहती है भाई, कनेक्टेड रहती है। और ये कह रहा है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी आपने डाल दी, मतलब कनेक्टेड है और तब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, तब आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। कह रहा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो सर ये तो हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, तो कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स ऑफ C, ये तो बढ़ेगा, ये तो हमें भली बात ही पता है, ठीक है। फिर कह रहा है चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा? बेटा इस केस में चार्ज जो है वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है अभी बताऊंगा। अब चार्ज को कैसे बताते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ एक और समझाता हूँ, मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। अगर आप डेल्टा V देखो तो बैटरी, अगर जितनी भी बैटरी की वोल्टेज है वो ये वोल्टेज यहाँ मेंटेन रहेगी 24 घंटे, चाहे डाइलेक्ट्रिक डालो या हटाओ, कुछ भी कर लो। तो अगर ये मेंटेन रहेगी तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, डेल्टा V इज सेम यानी कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। दूसरा
चार्ज पे क्या फर्क आया, चार्ज पे क्यू पे, सर हमको पता है क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा वी होता है, ठीक है सर डेल्टा वी तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सी के टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब चार्ज भी के टाइम्स बढ़ गया होगा, तो ये के टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा, चार्ज भी बढ़ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, डेल्टा वी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी, डेल्टा वी इज ई डॉट आर होता है, तो डेल्टा वी इसमें कोई चेंज नहीं आया, आर को मैं बड़ा छोटा कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ई भी सेम रहेगी, यानी ई जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद आपसे फाइनल एनर्जी पूछ रहा है, तो सर डेल्टा वी कांस्टेंट है तो एनर्जी के लिए अगर मैं हाफ सी वी स्क्वायर लगाऊं, सी वी स्क्वायर, तो देखो वी कांस्टेंट है लेकिन सी जो है के टाइम्स बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर लगा के मैंने बता दिया कि जो नेट एनर्जी है वो के टाइम्स बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगाए, क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगाए, तो क्यू स्क्वायर मतलब के टाइम्स बढ़ रही है, यानी दो के टाइम्स बढ़ रही है तो के स्क्वायर, और सी की जगह के, तो के से के कट जाएगा, तो भी आप देखोगे यही आएगा, यही आएगा, के टाइम्स इंक्रीज ही मिलेगी आपको पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल आप लोगों के लिए इस पूरे में मेरा ये है कि क्या होगा अगर मैं बैटरी हटा के डाइलेक्ट्रिक डालूं, तो इन चीज़ों पे क्या फ़र्क आएगा। अगर आपको पता है तो असेसमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि तब क्या फ़र्क आएगा, और अगर जानना चाहते हो तो जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसको ज़रूर देखो, जाओ क्लिक करो नेक्स्ट वीडियो पे और देखो कि क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक नेक्स्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन आया है, कह रहा है आपको C1 C2 C3 सीरीज में है और तीनों की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है, ये है 20 माइक्रोफराड, ये है 40 माइक्रोफराड, और C3 है आपका 50 माइक्रोफराड, 50 माइक्रोफराड, और कह रहा है कि कोई भी कैपेसिटर 50 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मेंटेन कर सकता, तो कह रहा है कि बताओ एक्स वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आप वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सर मुझे पता है Q इक्वल्स टू सी डेल्टा वी होता है, और C यहाँ पर पहले का 20 है, 20 माइक्रो, और डेल्टा वी मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों कैपेसिटर का वो 50 हो सकता है ना, तो सर 50 50 50 यानी 150, तो करेक्ट आंसर 150 यानी सर ये होगा, है नहीं ऐसा नहीं होगा। अबे ये तब होगा, ये उसने बता दिया कि 50 हो सकता है, हमें नहीं पता ना कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के हिसाब से तो V निकालोगे, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, हमको नहीं पता ना इन तीनों में मतलब कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि C1 जो है वो कितना है 20 माइक्रोफराड का इसकी वैल्यू है, तो C1 में कितना चार्ज जा रहा है, तो Q1 कितना होने वाला है, Q1 होने वाला है 20 माइक्रो इंटू डेल्टा वी कितना 50 मान लेते हैं, इससे ज़्यादा तो वैल्यू हो नहीं सकती, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 2 0, 1000 माइक्रो कूलम का चार्ज जाएगा, ठीक है, ये जाएगा Q1। अब C2 में अगर मैं ये करूं तो सर C2 में भी ये करो, तो उसके लिए आप निकालोगे तो 50 इंटू 40 करो, तो 50 इंटू 40 करोगे 5 चौका 20, तो उसमें 2000 माइक्रो, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 2000 माइक्रो जाए, अरे जब आई 1000 रहा है तो इसमें 2000 कैसे, सीरीज में तो सेम चार्ज जाता है। दूसरी दिक्कत ये है कि अगर मैंने 2000 माइक्रो लेके कर लिया ये सवाल, तो अगर इसमें 2000 माइक्रो गया है तो यहाँ भी 2000 माइक्रो आया होगा, और 2000 माइक्रो कूलम का चार्ज अगर इसमें आया है तो 2000 बटे डेल्टा वी कितना, डेल्टा वी कितना है 50, तो 2000 बटे 50 करूँगा तो ये कितना 5 5 चौका 20 40, तो ये कुछ 40 वोल्ट का ड्रॉप ऐसा कुछ आ रहा है, ये तो बहुत अजीब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको 1000 मान के चलना पड़ेगा कि सब में 1000 ही गया है, क्योंकि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 50 तक रह सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि ठीक है भाई अगर ऐसा मामला है तो हम 1000 माइक्रो कूलम का चार्ज लेके चलेंगे। तो अगर इसमें अगर आप 1000 लेके चलोगे तो 1000 के हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इसमें आ जाएगा बेटा 50 वोल्ट का। इसमें अगर 1000 ही मान के चलो तो
डेल्टा वी क्यू इक्वल्स टू सी वी, क्यू क्या होता है सी वी, तो वी हो जाएगा क्यू बाई सी, तो वी हो जाएगा क्यू बाई सी। तो क्यू कितना है, क्यू है 1000 और सी कितना है 40 माइक्रो। तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, 4 दूनी 8 9 10, 4 पंजे 20 25। तो यहाँ 25 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, जो कि आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 की है। तीसरे में देखो, तीसरे में भी अगर 1000 मान लो तो 1000 बटे 50 माइक्रो, तो ये 20 वोल्ट, इसमें 20 वोल्ट आ सकता है। तो 50 प्लस 25 इज 75, 75 प्लस 28 95, तो 95 डू वी हैव, यस वी हैव, 95 वोल्ट इज द आंसर। 95 वोल्ट का इसमें ड्रॉप आएगा। आई होप ये आपको समझ आया हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार्ज तो देखो सेम ही रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा, समझ रहे हो ना, Q1 तो सेम ही रहेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें 1000, इसमें 2000, इसमें 3000, ठीक है ना। Q तो इसमें सेम ही रहेगा, समझ गए ना। इसमें अगर 2000 के हिसाब से ले लिया होता तो 2000 के हिसाब से ये तो 2000 नहीं ले सकता ना, ये 2000 नहीं ले सकता, ये शायद ले भी ले, वो नहीं ले पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए 95 वोल्ट इज ध्यान। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, मज़ा आया होगा। और इसी के साथ हमारी 11वीं वीडियो होती है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं और बैटरी लगी रहती है, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय करो, ऐश करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। ऑलराइट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।